हड़बड़ी में वह ट्रेन का स्टेटस देखना भूल गया। जब वह पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि कानपुर जाने वाली उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई है। कानपुर जाना ज़रूरी था, लिहाजा उसने चालू टिकट ली और दूसरी ट्रेन में बैठ गया। उसे चालू डिब्बे में यात्रा करने की आदत नहीं थी, लिहाजा वह एक स्लीपर कोच में घुस गया और वहाँ उसे ऊपर एक खाली सीट दिखाई दी और वह उस पे जाकर लेट गया। उसने कानों में ईयरबड लगाया और अपनी पसंदीदा गज़लें सुनने लगा। गज़ल सुनते सुनते कितना वक्त बीत गया उसे मालूम ही नहीं। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। टिकट टिकट कहकर किसी ने उसे हिलाया। वह आंखें मलता हुआ उठ बैठा। टिकट दिखाने और जुर्माना भरने के क्रम में उसकी नज़र सामने की नीचे वाली सीट पर गई। वहाँ पर यात्रियों की संख्या 2 से 3 हो चुकी थी। खिड़की वाली सीट पर एक मलिन सी स्त्री बैठी थी, जो उसे चित परिचित सी लगी। स्त्री ने साधारण सस्ती साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल बेतरतीब से बंधे हुए थे और वह खिड़की के बाहर देख रही थी। तो क्या इसने अभी तक शादी नहीं की, यह सोचकर योगेश की आंखें डबडबा गई। फिर मन में संशय हुआ कि कहीं ये कोई और तो नहीं। वह स्त्री अभी तक खिड़की के बाहर ही देख रही थी। योगेश ने अपना एक ईयरबड उसकी गोद में गिरा दिया। स्त्री का ध्यान बटा और उसने योगेश की तरफ देखा। हाँ, यह रागिनी ही थी। सॉरी, गलती से गिर गया। योगेश ने शक पकाते हुए अपना हाथ ईयरबड मांगने के लिए बढ़ाया और रागिनी ने ईयरबड उसके हाथों में रख दिया। कई वर्षों बाद योगेश ने रागिनी के उन हाथों की छुअन को महसूस किया था। ईयरबड देकर रागिनी फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी। योगेश ने ईयरबड कान में लगाया और सीट की दीवार की तरफ मुंह कर लिया। रागिनी से उसे ऐसे तिरस्कार की उम्मीद नहीं थी। उसका हृदय व्यथित हो उठा और आंखों से जलधार फूट पड़ी। उसने इस जलधार को रोकने की चेष्टा न की। आंखों का लावा बहने की कुछ देर बाद हृदय का ज्वार भाटा शांत हुआ। उसने अपने फ़ोन में गज़ल सेक्शन को फिर खंगाला और इस बार उसी मोड़ से शुरू करें फिर ये ज़िंदगी, उसी मोड़ से शुरू करें फिर ये ज़िंदगी। वह सीट से नीचे उतरा और रागिनी के साथ बैठे हुए यात्री से सीट बदलने का आग्रह किया। वह लड़का मान गया। अब वह रागिनी के साथ बैठा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। रागिनी अभी भी खिड़की के बाहर देख रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, रागिनी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, रागिनी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। कानपुर जा रहा था, ट्रेन कैंसिल हो गई, सो इस ट्रेन में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी कानपुर जा रही हूँ, माँ को देखने। वे बहुत बीमार चल रही हैं। बड़े भाई के पास ही रहती हैं कानपुर में। तुम अभी कहाँ रह रही हो? उसने फिर सकपकाते हुए पूछा। गाजियाबाद। वहीं पर एक स्कूल में नौकरी भी कर ली है। तुमने दोबारा शादी नहीं की? योगेश ने फिर से पूछा। क्या तुमने कर ली? रागिनी ने तल्खी से पूछा और उसकी तरफ देखा। इस बार दोनों की आंखें आपस में मिली और कोई कुछ न बोला। तभी कोच में कुल्फ़ी बेचने वाला आया। योगेश ने रागिनी से कुल्फ़ी खाने का आग्रह किया। रागिनी ने सिर हिला दिया। नहीं, अब मैं कुल्फ़ी नहीं खाती, रागिनी ने कहा। क्या तुमने कुल्फ़ी छोड़ दी? 6 साल से मैंने भी कुल्फ़ी नहीं खाई, योगेश ने कहा और चुप हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद रागिनी ने बोली, ठीक है, मैं कुल्फ़ी खाऊंगी, पर एक शर्त है, पैसे मैं दूंगी। योगेश
मान गया। दोनों चुपचाप कुल्फ़ी खाने लगे, मानो कुल्फ़ी की चुस्कियों में अपने अतीत की मिठास को ढूंढ रहे हों। कुल्फ़ी कुछ फीकी है, योगेश ने कहा। नहीं, इतना मीठा काफ़ी है। योगेश चुप हो गया। रागिनी बोली, स्कूल से मुझे 10,000 रुपये मिल जाते हैं, उतना मेरे लिए काफ़ी है। तलाक के वक्त मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे रहा था, पर तुमने। योगेश कहते कहते रुक गया। अपनी आत्मा को कैसे समझाती? वह तो मुझे धिक्कारती ना कि तुम्हें छोड़कर तुम्हारे पैसों पर पल रही हूँ। तुम कितनी अच्छी हो, काश मैं ये पहले समझ पाता, उसने रुआसे गले से कहा। तुम्हारे बाद पूरा घर बिखर गया। माँ भी तुम्हारे लिए रोती रोती चली गई। माँ चली गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं, रागिनी ने शिकायती लहजे में कहा। कैसे बताता? तुमने तो अपना नंबर भी। कहते कहते वह चुप हो गया। योगेश, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, रागिनी ने कहा। रागिनी, मैंने शराब छोड़ दी है, योगेश ने कहा। इतना कुछ गंवाने के बाद तुम सुधर गए। चलो, अच्छा है, रागिनी ने कुछ शिकायती लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि मैं एक बुरा आदमी हूँ। मैंने अपने आगे कभी किसी को तवज्जो नहीं दी, पर तुम्हारी वजह से मेरा 2 बार गर्भपात हुआ, वरना आज हमारे 2 बच्चे होते, एक 8 साल का और एक 5 साल का, कहकर वह सुबकने लगी। रागिनी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। गाड़ी कानपुर स्टेशन लग चुकी थी। दोनों डिब्बे से बाहर आए। योगेश के एक हाथ में अपना महंगा ब्रीफकेस और दूसरे हाथ में रागिनी का सस्ता सा थैला था। तुम वापसी कब करोगी? योगेश ने पूछा। आज शाम माँ के पास रुकूंगी और कल वापसी करूंगी। जिस ट्रेन से टिकट मिल जाए, या चालू से भी वापस आ जाऊंगी। मुझे भी कल लौटना है। वैसे तुम स्टेशन कब तक आओगी? शायद 9 बजे तक, पर आप मेरे लिए परेशान मत होइए, मैं अपनी व्यवस्था कर लूँगी। मुझे पता है कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, पर हमारे 5 साल के रिश्ते के नाते तुम मुझे इतना हक तो दो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ सफ़र नहीं करना चाहती, पर मैं तुम्हारे साथ वापसी की यात्रा करना चाहता हूँ, योगेश ने। मैं एसी की 2 टिकट लेकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। योगेश ने अपनी पुरानी टिकट पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर देते हुए कहा। ने योगेश के हाथ से टिकट और अपना बैग लिया और स्टेशन के बाहर निकल गई। अगले दिन योगेश समय से पहले स्टेशन पहुंच गया और 2 टिकट लेकर रागिनी का इंतज़ार करने लगा। योगेश प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठा इंतज़ार करने लगा। ट्रेन आई और चली गई, पर रागिनी नहीं आई। वह बार-बार अपने फ़ोन और जा चुकी ट्रेन के टिकट को देख रहा था। उसे याद आया कि कभी रागिनी भी उसका इसी तरह इंतज़ार करती थी, और देर रात को जब वह पार्टी से आया करता तो रागिनी उससे झगड़ती तो वह उसे डांटकर, नीचा दिखाकर चुप करा देता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरफ जाए। अनिश्चितता की स्थिति में वह बेंच से उठा ही था कि उसे सामने से आती हुई रागिनी दिखाई दी। वह वहीं पर खड़ा हो गया। रागिनी उसके सामने आकर रुक गई। आज वह कल से ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके होठों पर लिपस्टिक थी और माथे पर एक बिंदी भी। ट्रेन छूट गई। देर से आना था तो कम से कम फ़ोन कर देती, योगेश ने कुछ नाराज़गी भरे लहजे में कहा। मैंने तुमसे कब कहा था कि मेरा इंतज़ार करना, रागिनी बोली। वैसे मेरे पास चालू के 2 टिकट हैं, अगर चलना है तो आ जाओ, रागिनी ऐसा कहकर आगे बढ़ने लगी। योगेश उसके साथ चल दिया और दोनों बिना कुछ कहे कोच में बैठ गए। वापसी में फफूंद स्टेशन पर कुल्फ़ी वाला दोबारा चढ़ा। रागिनी ने योगेश की तरफ देखा और बोली, मेरे सारे पैसे टिकट में खर्च हो गए, क्या कुल्फ़ी नहीं खिलाओगे? योगेश ने 2 कुल्फ़ी ली। आज भी फीकी है? रागिनी ने पूछा। नहीं, कल जैसी ही है, योगेश ने कहा।
कुछ घंटों के सफ़र के बाद रागिनी ने पूछा, कचौरियाँ खाओगे? योगेश ने ना में सिर हिला दिया। भाभी ने भेजी है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? रागिनी ने कहा। योगेश की आंखें डबडबा गई। यह भाभी को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, योगेश ने कहा। मैंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था। रागिनी कुछ न बोली। गाजियाबाद आने वाला है, चलो तुम्हें गेट तक छोड़ दूं, योगेश ने कहा। कोच से उतरकर रागिनी ने योगेश से अपना बैग लिया और चल दी। योगेश उसे देखता रहा। फिर वह वापस आकर अपनी सीट पर बैठा। ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी और रागिनी प्लेटफार्म के स्टेशन पर चढ़ चुकी थी। तभी योगेश ने देखा कि उसका दिया हुआ वापसी का टिकट सीट पर रखा हुआ है। योगेश ने टिकट को उठाया। टिकट पे रागिनी का फ़ोन नंबर लिखा था और साथ ही में लिखा था, मैं तुम्हारे साथ वापस आना चाहती हूँ। ट्रेन ने चलने के लिए हल्का सा झटका दिया। योगेश ने झट से ब्रीफकेस उठाया और भागता हुआ कोच से बाहर कूद गया। उसे पता है कि उसका गंतव्य आ चुका है।